बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। सो आज के लेक्चर में हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट मोटिवेशन इज़ और मोटिवेशन की ज़रूरत आपको क्यों महसूस होती है। पहली चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द टॉपिक विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिसर्च्ड वन। और उसके हवाले से जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं तो 54% एम्प्लॉइज़ के हवाले से अपने काम में वो इंगेज नज़र नहीं आते, और 17% ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज़ हैं। और एक और स्टडी की अगर हम बात करें तो तकरीबन आपको नज़र आता है कि अपने वर्किंग आवर्स में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्क टाइम इज़ बिन वेस्टेड। लाइक यहाँ पर हमारे सामने जिक्र आता है कि जी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हैव बिन वेस्टेड पर डे। ठीक है, अब जैसे नॉट काउंटिंग जैसे लंच ब्रेक्स आ जाती हैं, आपकी स्केड्यूल ब्रेक्स आ जाती हैं एट्सेट्रा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इस चीज़ की सो दैट वी कैन मोटिवेट पीपल कि वो डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव करने के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को 100% दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट मोटिवेशन इज़। अब इससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जिक्र कर लेते हैं। जस्ट एक एग्जांपल कि हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और पढ़ने की कोशिश करें। लेट्स गो फॉर अ बुक रीडिंग, बट यू माइट नॉट बी विलिंग टू रीड दैट बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लेकिन अगर वही आप हैरी पॉटर का नावल पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, 5 घंटे में उस नावल को ख़त्म करके साइड पे फेंकने को तैयार हैं। सो इसमें हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि यू वर मोटिवेटेड टू रीड द बुक ऑफ हैरी पॉटर रादर देन रीडिंग द बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिफर कर रहा है आप में रिगार्डिंग रीडिंग द बुक ऑफ ओबी और हैरी पॉटर। अब इसके बेसिक रीजंस क्या आ सकते हैं। यहाँ पे जो मोटिवेशन का लेवल है वो वेरी करता हुआ नज़र आता है। किस वजह से? एक तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पीपल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, और दूसरी चीज़ है दैट इज़ विद इन इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट टाइम। सो ये एक इंटरनल प्रोसेस भी कहला सकता है मोटिवेशन का। सो बाय डिफाइनिंग मोटिवेशन वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स फर्स्ट थिंग इंटेंसिटी, सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ परसिस्टेंट ऑफ efforts towards attaining a goal. So मोटिवेशन के लिए एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आती है वो क्या है जी? दैट इज़ कि मोटिवेशन गोल ड्रिवन होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ अपने आप को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि हम वो अचीव कर सकते हैं। सो तो गोल क्या होता है जी? दैट इज़ द एंड रिजल्ट। जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ पासिंग एन MBA डिग्री और अ BBA डिग्री और एन MCOM डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका गोल, एंड योर ओन एफर्ट्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट। सो इसी के हवाले से हमारी बात आ जाती है कि इसमें हमें क्या करनी पड़ती है। दैट इज़ द अनदर वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज एफर्ट। ये एफर्ट क्या है? हमारी कोशिश कि हम अपनी कितनी इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एफर्ट जो है इसके लिए भी 3 एलिमेंट्स हमें नज़र आएंगे। पहला एलिमेंट है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज़ द इंटेंसिटी एलिमेंट। व्हाट इज़ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी के अगर हम लफ्ज़ी मानों की तरफ जाएं तो हम कहते हैं जी इंटेंसिटी क्या है? शिद्दत है। हाउ इंटेंसली वी आर मेकिंग आर एफर्ट। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और एक स्क्रू को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगाई और वो नहीं खुल रहा, तो क्या करूँगा मैं? फिर और ज़ोर लगाता हूँ। सो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट का लेवल डिफरेंट आ गया किसी एक स्क्रू को खोलने के लिए और किसी दूसरे स्क्रू को खोलने के लिए। इसी तरह से मोटिवेशन में भी आपको क्या चाहिए कि एक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है इन योर एफर्ट। तो इसकी एंड पे एक एग्जांपल भी क्रिएट कर लेंगे हम। दूसरा एलिमेंट हमें नज़र आता है दैट इज़ द डायरेक्शन। इट हैपेंड विद मी कि मैं गाड़ी का एक टायर ओपन करना चाहता था जिसको मैंने रिप्लेस करना था, और मैं बहुत ज़ोर लगा रहा हूँ और जो स्क्रू है वो ओपन नहीं हो रहा। सो अल्टीमेटली आई फाउंड आउट कि मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर लेकर चल रहा हूँ। जिस तरफ से खुलना है उसकी बजाय मैं उसको
रॉन्ग साइड के ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, एफर्ट तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन एफर्ट की डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं थी, और जैसे ही मैंने डायरेक्शन को ठीक किया वो बड़े आसानी से वो स्क्रू ओपन हो गया एंड आई वॉज एबल टू चेंज दैट टायर। इसका मतलब सेकंड पार्ट का क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट का ये आ गया कि हमारी जो एफर्ट है वो गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए, ई मीन्स इट शुड हैव द राइट डायरेक्शन। और तीसरी चीज़ क्या है, दैट इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के लफ्जी मानी हमारे क्या आते हैं जी, लगातार। अब फॉर इंस्टेंस कि जी कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, वो हमने कहा इंटेंसिटी किस साइड पे लगा रहे हैं, हमने कहा डायरेक्शन। और अगर हम उसको लगातार नहीं लगाते, मैं हल्का सा स्क्रू को खोलने की कोशिश करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, नहीं, मुझे लगातार उस इंटेंसिटी के साथ उस पावर को लगाना है, तो अल्टीमेटली मैं उस स्क्रू को ओपन कर पाता हूँ। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स जो कि हमें मोटिवेशन में नज़र आते हैं। इसकी एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, आई वांट टू पास माय BBA। सो मैं बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और मैं उसको पास करना चाहता हूँ एंड आई शुड गेट सम मोटिवेशन। गोल क्या हो गया जी, दैट इज़ टू क्लियर माय BBA। अब इंटेंसिटी क्या है कि मुझे कितना पढ़ना है, डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, और परसिस्टेंस क्या है, कितना पढ़ना है। इस BBA के साथ मैं एक और गोल अचीव कर लेता हूँ की बात कर लेता हूँ, दैट इज़ द गोल्ड मेडल। अब क्या इंटेंसिटी कितनी चाहिए, शिद्दत कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ रोज़ का 1 घंटा पढ़ लेता हूँ तो ठीक है। क्या इतनी इंटेंसिटी के साथ मेरे पढ़ने से क्या मैं गोल्ड मेडल विन कर सकता हूँ? द आंसर कम्स नो। इफ़ आई वांट टू हैव अ डिस्टिंक्शन इन माय फील्ड तो मुझे इंटेंसिटी ज़्यादा लगानी है। दैट माइट बी स्टडिंग 8 आवर्स पर डे, और फिर जाके शायद मैं अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर सकता हूँ और मैं अपना नॉवल पढ़ने लग पड़ता हूँ, मैं हैरी पॉटर पढ़ने लग पड़ता हूँ। पढ़ तो मैं रहा हूँ, सो पढ़ना शर्त थी। द आंसर कम्स नो। हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दैट आई शुड बी स्टडिंग व्हाट, मेरे कोर्स रिलेटेड मटेरियल्स के ऊपर, उन रिसर्चेस के ऊपर जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्शन। और मैं हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में 1 दफ़ा 8 घंटे पढ़ लेता हूँ और तो ये काफ़ी हो गया ना? नहीं, मुझे लगातार वो 8 घंटे की एफर्ट को कंटिन्यू रखना है। वो लगातार क्या आ गया, दैट इज़ द परसिस्टेंस, जो कि हमें अपनी गोल्स की तरफ लेकर जाती है। सो हम इसी को आगे लेकर चलते हैं कि जहाँ पर ये जनरल मोटिवेशन है इज़ कंसर्न्ड विद एफर्ट्स टुवर्ड्स एनी गोल। सो हम नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी फोकस को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि जो भी हमारी मोटिवेशन है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, सो दैट कि हम उससे क्या कर सकते हैं, अपने आउटकम्स को अचीव कर सकें। सो यहाँ पे उसने इंटेंसिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज। दूसरा डायरेक्शन को उसने डिस्कस किया है, दैट बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने गोल डायरेक्टेड कर दिया कि जी हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। और देन फाइनली परसिस्टेंस डायमेंशन, ये क्या मेजर कर रहा है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन द एफर्ट। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोटिवेशन। अब चलते हैं और इसको देखते हैं थ्योरीज के हवाले से। यहाँ पे हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के हवाले से अभी के लिए हम जिसको कवर करेंगे, दैट इज़ द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसको हम और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की। सो हायरार्की किसको कहते हैं, एनीथिंग विच इज स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पर आपको क्या है, नीड के भी स्टेप्स नजर आएंगे, इन अ हायरार्किकल पोजीशन आपको नजर आएगी, एक के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी। सो मैस्लो ने हाइपोथेसाइज किया बेसिकली कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम नीड्स। नीड किसको कहते हैं, दैट इज अ फेल्ट डेप्रिवेशन। यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं, व्हाट इज अ नीड, नीड इज अ फेल्ट डेप्रिवेशन। तो ये फेल्ट डेप्रिवेशन क्या हुई, एक कमी का एहसास होना हमारे लिए क्या है, एक नीड है। जैसे मुझे पानी नहीं मैंने पिया और मुझे प्यास लगी है, ये एक डेप्रिवेशन का एहसास होना है, जिसको क्या बुझा सकता है, वो पानी भी बुझा सकता है, वो कोक भी हो सकती है, एनी अदर थिंग। सो एक नीड का एहसास होना हर ह्यूमन बीइंग में आपको एक कॉमन फैक्टर नज़र आएगा। सो उस नीड को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसको हम एक हायरार्की की सूरत में देख सकते हैं। अब इसकी डायग्राम भी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसके कितने बेसिक एलिमेंट्स आपको
नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ जिसके ऊपर उसने बात की वो कहता है कि जो हमारी नीड्स हैं उसको अगर हम इकट्ठा करें तो एक किस्म की नीड बनती है विच आर टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये वो ज़रूरियात हैं जिनके बगैर एक इंसान शायद अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकता। सो उसने कहा कि दैट माइट इंक्लूड द हंगर, द थर्स्ट, शेल्टर, sex and other bodily needs. Without those needs we might not be able to survive. तो ये पहली कैटेगरी होगी जिसको हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा। दूसरी कैटेगरी ऑफ नीड जो हमारी बनती है वो क्या है, दैट आर टर्म्ड एज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स वो कहता है कि दीज आर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, कि एक इंडिविजुअल को ये सिक्योरिटी हो, उसको प्रोटेक्शन हो कि वो फिज़िकली हर्ट नहीं होगा या इमोशनली हर्ट नहीं होगा। सो ये उसकी क्या हुई, सेफ्टी नीड्स। सो एक इंडिविजुअल अपने आप को सेफ रखना चाहता है। तीसरी जो कैटेगरी बनती है, लेवल बनता है, वो है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स एज जैसे हम सोसाइटी से रिलेट कर लेते हैं, ये क्या है, दैट इज़ द अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, कि हमारा किसी से ताल्लुक हो, वी माइट बी एक्सेप्टेड, और फ्रेंडशिप। ये सोशल नीड्स हमारी किससे रिलेट करती हैं कि एक इंडिविजुअल अपने रिलेशंस को बनाना चाहता है कि उसके दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हों, वहाँ पे उसका एक जो है एक्सेप्टेंस लेवल क्रिएट हो सके। देन हमारे पास आ जाता है जी फोर्थ लेवल जिसको हम कहते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स को हम क्रिटिकली इंटरनल कहते हैं बिकॉज ये एक सेल्फ के साथ रिलेट करती हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल उसके साथ रिलेट करती हैं। इंटरनल फैक्टर्स सच एज जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई कि मेरी इज्जत हो, ऑटोनॉमी कि मैं फैसला करने की सलाहियत रखता हूँ, मेरे पास ये राइट हो, देन अचीवमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज स्टेटस, रिकग्निशन एंड अटेंशन। यानी हम सीख कर रहे हैं किसकी बात, स्टेटस की, कि मुआशरे में हमारा एक मकाम हो और हमें ये रिस्पेक्ट भी मिले, हमें अचीवमेंट भी मिले, हमें रिकग्नाइज भी किया जाए, हमें अटेंशन भी दी जाए, सो दैट वी मॉडिफाई आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट। और तीसरी चीज़, पांचवी चीज़ जो हमें नज़र आती है, दैट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट इज़ अ ड्राइव टू बिकम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। यानी ये वो चीज़ है जो कि इंसान को ड्राइव करती है कि मेरे में ये सलाहियत है कि मैं ये कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे में ये सलाहियत है, सो इट विल ड्राइव मी कि जब तक मैं वो अचीव नहीं कर सकता जो कि मैं चाह रहा हूँ अचीव करना, उस वक्त तक मैं अपने एफर्ट को कंटिन्यू रखता जाता हूँ। सो ये क्या हो सकती हैं, दिस इंक्लूड ग्रोथ, अचीविंग आवर पोटेंशियल एंड self fulfillment. For instance, if I say that I want to be the president of a specific country and I know that I am capable of it, so I will keep on striving कि मैं उस मुल्क का सदर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँ until unless I achieve that task. So ये उसने मैस्लो ने 5 levels of need बनाए थे. So इसी को देखते हैं एक डायग्राम से। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम जो नज़र आ रही है उसमें उसने पहले लेवल के ऊपर क्या रखा जी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरे लेवल पे सेफ्टी नीड्स, तीसरे लेवल पे सोशल नीड्स, चौथे पे एस्टीम नीड्स और पांचवें पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब यहाँ पर उसने कैटेगराइज भी कर दिया, क्योंकि मैस्लो ये कहता है कि किसी एक टाइम पे जो नीड एक्टिवेट होती है वो क्या है, दैट इज वन लेवल ऑफ नीड इज एक्टिवेटेड. Once that level is fulfilled, this will no longer motivate that individual. ठीक है, और फिर वो किधर चला जाता है, that moves to the second hierarchical level, और फिर वो उसको मोटिवेट करता है कि मैं ये हासिल करूं, और जब वो हासिल कर लेता है तो अगेन no longer this level will motivate, और इंडिविजुअल आगे आगे और आगे जाता जाएगा. सो ये एक आप ऐसा कह लें कि अजम्पशन है इस थ्योरी की, जो कि मैस्लोज ने इस थ्योरी के साथ अटैच की, जिसके ऊपर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी है, उसको भी हम देख लेते हैं. सो ये तो चीज़ होगी जी हमारी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. इसके बाद मैस्लो ने एक और काम किया कि ये जो 5 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं ना, इसको उसने कैटेगराइज कर दिया. इस कैटेगरी को उसने कुछ इस तरह से रखा कि इसने इसके 2 हिस्से कर दिए. ये हम इसके 2 हिस्से बना रहे हैं जी. उसने कहा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको उसने नेम दे दिया हायर ऑर्डर नीड्स, दैट इज द हायर ऑर्डर नीड्स. और ये कौन सा हो गया जी,
दिस इज टर्म्ड एज लोअर ऑर्डर नीड्स। सो उसने कहा कि अगर हम इसको इकट्ठा करें तो हमारे सामने लोअर ऑर्डर नीड्स नज़र आती हैं, और लोअर ऑर्डर नीड्स कौन सी होती हैं? जो कि एक्सटर्नल नेचर की होती हैं, दीज आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली। और हायर ऑर्डर नीड्स कौन सी होती हैं? वो जो इंटरनल होती हैं। देयर आर अनदर वर्ड, इंटरनल के लिए हम इंट्रिंसिक नीड्स का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल के लिए हम एक्सट्रिंसिक का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर कॉमन वर्ड्स जो कि हम उसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे उसने कहा कि लोअर ऑर्डर में फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, और जब हमारे पास लोअर ऑर्डर नीड्स हैं तो ये दोनों बन जाती हैं। और फिर अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो हमारे सामने हायर ऑर्डर नीड्स नज़र आती हैं, जिसमें सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये इंटरनली सेटिस्फाई हो रही हैं, जो ह्यूमन नेचर से रिलेट करती हैं, और जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो एक्सटर्नली सेटिस्फाई होती हुई नज़र आती हैं। अब आखिरी जो पोर्शन है इस लेक्चर का उसको देख लेते हैं, दैट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑन। सो ये थ्योरी है जिसको हम अर्ली थ्योरी कहते हैं। अर्ली थ्योरीज के हवाले से दिस इज़ द मोस्ट रिनाउंड थ्योरी, जिसको काफ़ी मकाम भी हासिल हुआ, और विच प्रोवाइडेड द बेस फॉर द फ्यूचर रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन। सो हम कह सकते हैं कि जी वाइड रिकग्निशन मिली मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड को, और प्रैक्टिसिंग मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में थे उनमें इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी समझा गया। अब जो मैस्लो ने कहा था कि एक लेवल के ऊपर एक नीड एक्टिव होती है और दूसरी नहीं होती, रिसर्च इसको वैलिडेट नहीं करती। सो मैस्लो ने फिर साथ ही क्रिटिसिज्म किया गया कि कोई एम्पिरिकल सब्सटेंशन प्रोवाइड नहीं की गई, यानी कि कोई सबूत ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया जो कि हमें ये प्रूव कर सके कि एट टाइम वन नीड एक्टिव होती है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आई एम डूइंग अ जॉब, तो मैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ। मैं सेफ्टी नीड करने के लिए भी कर रहा हूँ, और मैं सेल्फ एस्टीम नीड्स को भी पूरा कर रहा हूँ, सोशल नीड्स को भी पूरा कर रहा हूँ। सो मेरी एक जॉब के पर्पज़ में आपको चारों लेवल एक्टिवेट नज़र आए, सो विच ऑल्सो प्रूव्स कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो लिटिल एविडेंस आपको मिलता है दैट नीड स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज मैस्लो प्रपोज। सो उसने जो 1, 2, 3, 4 और 5 का लेवल बना, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। बट इसके साथ ही वो कहते हैं ओल्ड थ्योरीज स्पेशली इंट्यूटिवली लॉजिकल वंस apparently die hard। सो इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, दिस प्रोवाइडेड अ बेस। और कई रिसर्चर्स ने इसको वैलिडेट करने की भी कोशिश की, और कुछ नई थ्योरीज भी आपके सामने आई। सो दैट्स वन थिंग जो कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के साथ है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया जी, हमने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि हमारे पास व्हाट इज़ मोटिवेशन, और ये कॉन्सेप्ट हमने मोटिवेशन का देखा। इसके बाद हमने कोशिश की कि हम देखें व्हाट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, और फिर उसके हमने हायरार्किकल लेवल्स को भी देखा, और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म को भी हमने मेजर करने की कोशिश की। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर दैट। So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.